हुदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू हुदा सर की पाठशाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आपकी ज्योग्राफी से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जैसा कि हम लोगों को मालूम है, ख़ास करके हमारे जैसे देश जो भी गरीब हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फूड सिक्योरिटी के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हम लोग प्लांट्स की कल्टीवेशन करते हैं और एनिमल्स की भी रियरिंग करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए। ये सेक्टर रॉ मटेरियल सप्लाई करता है सेकेंडरी सेक्टर को, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। हम लोग इकोनॉमिक्स में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग फार्मिंग की टाइप्स को देखें तो पुराने समय में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन जो रहा वो फार्मिंग का ही रहा। धीरे धीरे लोगों को टेक्नोलॉजिकल जानकारी होने लगी, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस में लोग अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में आज भी प्रिमिटिव तरीके से ही फार्मिंग की जाती है। तो आइए जो फार्मिंग की टेक्निक्स है उसके आधार पर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो हम लोग देखेंगे कि 3 तरीके की प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ की जाती है, जिसमें सबसे पहला प्रैक्टिस जो है वो है प्रिमिटिव सब्सटेनेंस फार्मिंग। इंडिया के वैसे एरिया जो कि हिली रीजन है, जहाँ पर ट्राइबल्स ज़्यादा रहते हैं और हम लोग पूरी तरीके से मानसून के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। सॉइल की फर्टिलिटी नेचुरल फॉर्म में ही हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, यानी गरीबी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग फर्टिलाइज़र्स खरीद कर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वैसे इलाके में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर फार्मर्स क्या करते हैं कि ज़मीन के वैसे एरिया, स्पेशली फॉरेस्ट वाले इलाके में, वहाँ पर क्रॉप्स को, ट्रीज़ को जला देते हैं और जलाने के बाद वो जो मैदान साफ़ हो जाती हैं उस पर खेती करते हैं। इवन जो जला हुआ हिस्सा होता है उसको फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल में लाते हैं। फर्टिलिटी लूज़ होने पर ये लोग दूसरे एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं। वहाँ पर फिर से ज़मीन को साफ़ करते हैं, वहाँ पर जो हर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं, उन सब को जला देते हैं और फिर से उसके ऊपर खेती करते हैं। इस तरह के प्रैक्टिसेस को नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। मैक्सिको में इसको मिल्पा बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में कुनोको, वेनेजुएला में रोका, ब्राज़ील में, सेंट्रल अफ्रीका में मेसोल, लडांग इंडोनेशिया में और रे वियतनाम में। इससे ये तो साबित हो जाता है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रखिएगा, MCQ में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और झूमिंग, ये आपको याद रखना है। इस तरह की फार्मिंग जो है मानसून के ऊपर डिपेंड होती है और फार्मिंग प्रैक्टिसेस इंडिया के कुछ हिस्से में आज भी की जा रही हैं। सेकंड तरह को हम लोग लें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग की जाती है उन इलाके में जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी पॉपुलेशन का प्रेशर होता है लैंड के ऊपर। लेबर इंटेंसिव प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, मशीन के इस्तेमाल यहाँ नहीं की जाती है। बायोकेमिकल्स इनपुट्स के तौर पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं और इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए। स्पेशली हम लोगों का जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसके ज़रिए दादा की ज़मीन पिता को और पिता की ज़मीन उनके बच्चों को मिलती है, धीरे धीरे ज़मीन का साइज़ छोटा होता चला गया, क्योंकि ज़मीन की साइज़ तो बढ़ नहीं रही है। 1 एकड़ की ज़मीन पर दादा के 4 बेटे थे तो उन लोगों ने हिस्सा कर लिया, उन 4 बेटों के अपने भी मानकर चलिए 4 बेटे हैं, तो ज़मीन बहुत छोटी हो गई। तो ज़्यादातर एरिया में जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और ज़मीन छोटी है, वहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाई जाती हैं। यहाँ पर लैंड होल्ड साइज़ जो है अनइकोनॉमिकल होता है, इसलिए फार्मर्स जो है उससे ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, जितना मैक्सिमम आउटपुट हो सके वो निकाला जाए, और वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है, यानी उनके जीवन यापन के लिए जितना ज़रूरी हो उतना भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पहला 2 प्रैक्टिसेस था, एक प्रिमिटिव और दूसरा इंटेंसिव। दोनों में ही जो भी प्रोडक्शन होती थी वो अपने ही खाने तक सीमित रहती थी, यानी लोग अपने जीवन यापन के लिए ही प्रोडक्शन कर पाते थे। लेकिन तीसरा कैटेगरी हम लोग देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग का।
यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो मॉडर्न मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मटेरियल जैसे कि स्पेशल सीड्स, हम लोगों ने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के बारे में पढ़ा था पहले, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए। क्रॉप के जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, और मेनली मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पंजाब हरियाणा के किसान हैं, उनके पास ज़मीन ज़्यादा है और वो इस तरह की मेथड्स का प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, और मेन मकसद होता है इन क्रॉप्स के प्रोडक्शन का कि वो उसे मार्केट में सेल कर सकें। तो इस तरह के प्रोडक्शन मेथड्स को हम लोग कमर्शियल फार्मिंग के नाम से जानते हैं। इसमें एक टाइप प्लांटेशन का होता है कमर्शियल फार्मिंग का, जिसमें कि एक सिंगल क्रॉप को एक बहुत बड़े इलाके में जो है लगाई जाती है। हम लोग चाय के बागान के बारे में जानते हैं, कॉफ़ी के जानते हैं, रबर का, शुगर कैन का, बनाना, एप्पल, इस तरह के प्लांट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स के नाम से पढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया को देख लें हम लोग। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, राबी, खरीफ और ज़ैद। इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें, राबी ये विंटर क्रॉप्स होती हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये प्लांट्स को सो करने का टाइम होता है। सो करने का मतलब हुआ फसल को लगाना, उसको लोकल भाषा में रोपना भी बोलते हैं। हार्वेस्ट करने का मतलब हुआ फसल को काटना, और ये फसल समर में अप्रैल से जून के बीच में काटी जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वीट, बार्ली, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। खरीफ क्रॉप की बात करें अगर, तो ये रेनी सीजन के शुरुआत में लगाई जाती है, यानी कि जून और जुलाई में। सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसमें मेनली पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन है। ज़ैद इन दोनों सीज़न के बीच का सीज़न कहलाता है, यानी कि बारिश के बाद जो फसल लगाई जाती है उसे ठंडी में काटी जाती है, ठंडी की शुरुआत में, और फिर जो रबी की फसल लगाई जाती है ठंडी की शुरुआत में, वो ठंडी खत्म होने के बाद काट ली जाती है। लेकिन बीच में जो गर्मी का सीज़न है, जिस वक्त आपका समर वेकेशन होता है, उस वक्त जो है ज़ैद की फसल लगाई जाती है, यानी मार्च से मई के बीच में, जिसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स हैं। इस 2 चार्ट को देख लीजिए आप। इंडिया के ईस्टर्न हिस्से में और फिर साउथ के हिस्से में यहाँ पर पैडी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और फिर आप देखेंगे नॉर्दर्न हिस्से में और इंडिया के मिडिल में यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इंडिया के मेजर क्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ लें तो सबसे मेजर क्रॉप इंडिया का राइस है। राइस, वीट को हम लोग सीरियल क्रॉप भी बोलते हैं। ये खरीफ क्रॉप है और इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, नियरली 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है, इससे ज़्यादा की टेम्परेचर में, और रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। इसे बढ़िया से याद रखेंगे आप, टेम्परेचर और रेनफॉल। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद, और ये नॉर्थ और नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में और कोस्टल इलाके में वहाँ पर ज़्यादा पैदा की जाती है। सेकंड स्टेपल क्रॉप की बात करें तो वो वीट है। ये एक राबी क्रॉप है। इसके लिए रिलेटिवली राइस से थोड़ा सा कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सनशाइन ब्राइट होनी चाहिए जिस वक्त इसके राइपन होने का समय होता है। वाटर 50 to 75 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है एनुअली। गंगा के सतलुज प्लेन्स में काली सॉइल जहाँ पर पाई जाती है, डेक्कन के रीजन में, ये मेनली वीट ग्रोइंग एरियाज़ है, जिसमें कि पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी का इलाका ये सब आता है। मेज़ तीसरा मेन क्रॉप है इंडिया में, और ये एक खरीफ क्रॉप है। यहाँ पर टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस की होती है, और ये एल्यूवियल सॉइल के ऊपर ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ये फूड और फोडर दोनों ही तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती है। फोडर बोलते हैं जानवरों को खिलाने वाले फूड को। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। नेक्स्ट आइए मिलेट्स। ज्वार, बाजरा और रागी, इनको मिला करके हम लोग मिलेट्स बोलते हैं। ये एक्चुअली में कोर्स ग्रेन है, हिंदी में इसको मोटा अनाज बोलते हैं, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। मल्टीविटामिन्स इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स होते हैं ये। ज्वार जो है वो 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। यहाँ पर बारिश
ज़्यादा होती है वहाँ पर मोस्ट इलाके में ये प्रोड्यूस होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बाजरा बालू वाली मिट्टी, सैंडी सॉइल के ऊपर और शैलो ब्लैक सॉइल के ऊपर ज़्यादा होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में इसकी प्रोडक्शन की जाती है। रागी सूखे वाले इलाके में जहाँ पर बारिश कम होती है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा का इलाका हो गया। रेड ब्लैक, सैंडी लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल्स के ऊपर ये प्रोड्यूस होती है। कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आइए पल्सेस के ऊपर। इंडिया जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा पल्स प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। हमारे यहाँ मेजर पल्सेस में तुर, जिसे अरहर बोलते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम, इसकी पल्सेस मिलती हैं। पल्सेस में न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोटीन ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस हैं, जिस वजह से पल्सेस उनके लिए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। पल्सेस को हम लोग रोटेशन, क्रॉप रोटेशन के बेसिस पर भी लगाते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि पल्सेस जो हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट कहलाती है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाती है, जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के फॉर्म में फिक्स कर देती है ज़मीन के अंदर। क्रॉप रोटेशन में एक फसल लगाने के बाद फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाती है, तो हम लोग अक्सर लेग्यूमिनस प्लांट को लगाते हैं, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशन या फर्टिलिटी जो है फिर से ज़्यादा बढ़ जाए। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका है। आइए फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। वैसे फूड क्रॉप जिसमें कि ग्रेन्स नहीं होते हैं, उसके अलावे जो है हम लोग यूज़ करते हैं, उसको पढ़ लें। पहला है शुगर कैन। ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में पैदा होती है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर चाहिए। यहाँ पर मैनुअल लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग की बात करें हम लोग, तो ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इस इलाके में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इससे चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जैगरी वगैरह बनाया जाता है। नेक्स्ट आइए ऑयल सीड्स। इंडिया में इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। आप समझ गए होंगे कि वैसी बीज, वैसी सीड्स जिससे कि तेल निकाला जाता है। तेल हमारे यहाँ हमारे फूड आइटम में बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है, उसके बगैर जो है खाने में हमारा स्वाद ही नहीं आता है। इंडिया मेनली ग्राउंडनट का प्रोडक्शन करता है। पूरे दुनिया में चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्राउंडनट का प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। तो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिसेमम जिसको तिल बोलते हैं, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड और सनफ्लावर, इन सब से तेल बनाए जाते हैं, तेल निकाले जाते हैं, और हम लोग उसको एडिबल ऑयल के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट आइए टी, चाय। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पैदा होने वाली प्लांट है। अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत इंडिया में की थी, और उस वक्त चाइना से उसे इंपोर्ट करना पड़ता था। उन्होंने देखा कि इंडिया की क्लाइमेट कई जगह पर टी प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर वो टी के प्लांटेशंस बनाए और उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। वैसे आज की डेट में सारे टी प्लांट्स के ऑनर जो है वो इंडियन ही है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका असम में होता है। इसके बाद दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर होता है। कर्नाटका में भी इसकी प्रोडक्शन होती है। इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, वो आपको गर्म थोड़ा होना चाहिए, फर्टाइल ज़मीन होनी चाहिए लेकिन वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, बारिश होनी चाहिए लेकिन बारिश का पानी जमा नहीं होना चाहिए, ह्यूमस ज़्यादा होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर उसमें होना चाहिए। टी के जो बुशेज़ हैं उसको वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए होती है पूरी साल। इसलिए पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर बारिश का पानी जमा नहीं होता है, ठीक है, और मिट्टी जो है वो ज़्यादा ह्यूमस के साथ होती है, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कॉफ़ी, शुरुआत में बाबा बुधन हिल्स में इसकी शुरुआत की गई थी कर्नाटका में, और फिर उसके बाद आज वो नीलगिरी जो है कर्नाटका, वहाँ केरला और तमिलनाडु सारे इलाके में पैदा की जाती है। अरबिका नाम का टी पूरे दुनिया में फेमस है अच्छी क्वालिटी के लिए, और वो हमारे यहाँ ही पैदा होता है, जिसे कि यमन से लाया गया था। नेक्स्ट आइए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जिसमें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं।
इंडिया में हमारे यहाँ बहुत सारी प्लांटेशंस जो हैं फेमस है, जिसमें मैंगो आपने सुना होगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस की जाती है। ऑरेंजेस नागपुर और चेरापूंजी मेघालय में, बनाना महाराष्ट्र, केरला, मिजोरम और तमिलनाडु में, लीची और गावा उत्तर प्रदेश और बिहार में, पाइनएप्पल्स मेघालय में, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में, एप्पल, एप्रिकॉट्स, पियर्स और वॉलनट जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा की जाती है। नॉन फूड क्रॉप्स, वैसे क्रॉप्स जिसको हम खाने के तौर पर इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, उसमें आपको फाइबर क्रॉप, रबर, कॉटन और जूट है। फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये 4 तरह के क्रॉप्स को हम लोग फाइबर क्रॉप बोलते हैं। नेचुरल सिल्क जो है ये ऑब्टेन की जाती है ककून से। आप लोगों ने पढ़ा होगा मलबेरी प्लांट के ऊपर ककून का प्रोडक्शन किया, सिल्क वर्म का रियरिंग किया जाता है और फिर वो ककून्स बनाती है और उन ककून को फिर बॉइलिंग वाटर में डाल करके हम लोग उसमें से सिल्क जो है ऑब्टेन करते हैं और इस प्रोसेस को सेरीकल्चर कहा जाता है। रबर ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी इसकी प्रोडक्शन की जाती है। इसके लिए मॉइस्ट सरफेस चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा का रेनफॉल चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है और इंडस्ट्री से जो रबर से प्रोडक्ट्स बन करके आती हैं वो इसी वजह से मैंने इसको ये रॉ मटेरियल के तौर पर सप्लाई किया जाता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, गैरो हिल्स, मेघालय के वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। कॉटन के बारे में आइए तो ये एक खरीफ क्रॉप है जो कि काली मिट्टी के ऊपर पाई जाती है। काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के मिडिल तक और नीचे जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना, इन सब इलाके में पाई जाती है, तो वहाँ पर इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जूट के बारे में बात कीजिए तो इसका कलर गोल्डन होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ग्यूनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि वैसा रीजन जो गंगा के बेल्ट से लगा हुआ है, हर साल बाढ़ आती है, वहाँ पर नए जो है वो मिट्टी चली आती है, फर्टाइल मिट्टी, और नदी की वजह से पानी भी अवेलेबल ज़्यादा होता है। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय में इसकी प्रोडक्शन, इसी खेती की जाती है। अब आइए हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर पर जिस तरीके से इंडिया की आधी आबादी से ज़्यादा टोटली डिपेंडेंट है, तो इसमें हम लोगों को किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म यानी सुधार करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों को पता है कि मोर देन 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन, इनकी ज़िंदगी जो है ये एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। इसलिए इस सेक्टर में बहुत ही सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद कलेक्टिवाइजेशन, कोऑपरेशन और एवोल्यूशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम को बढ़ावा दिया। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है कि एक साथ जमा होकर के, चूँकि ज़मीन बहुत कम लोगों के पास थी और थी भी तो छोटी थी, तो उनको ग्रुप बना करके एक साथ किस तरीके से कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से आपस में कोऑपरेट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जा सकती है। और जैसा कि आपको मालूम है, शुरुआती दौर से ही हमारे यहाँ ज़मींदारी सिस्टम रहा, यानी एक ही आदमी के पास पूरे गांव की ज़मीन होती थी, बाकी लोगों के पास ज़मीन नहीं होती थी। तो उस सिस्टम को हटाया गया और फिर लोगों को ज़मीन जो है वो दी गई। तो इससे कुछ फ़ायदा हम लोगों को हुआ, लेकिन सारी जगह पर एक जैसा रिजल्ट नहीं मिला। लैंड रिफॉर्म लाया गया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ये एक हिस्सा था। इसके बाद गवर्नमेंट ने 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, और फिर वाइट रिवॉल्यूशन 1970s में ये दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं वो लाई गई ताकि एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हो सके। लेकिन इसका इम्पैक्ट कुछ ही इलाके तक रहा, सारे इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो आइए देखें कुछ इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट ने ली है, जिससे कि किसानों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सके और उनके लाइवलीहुड में इम्प्रूवमेंट आए। तो गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC ये लेकर के आई ताकि किसानों को कम रेट पर लोन दिया जा सके आसानी से। इस स्कीम के अंदर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लेकर के आया, जिससे उनको बेनिफिट हो सके। स्पेशल वेदर बुलेटिन और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स लाए गए फार्मर्स के लिए।
मौसम की जानकारी देना रेडियोज़ के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, लोगों को किसानों से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट कर रही है, जो भी बेनिफिट्स दे रही है, जो भी स्कीम्स ला रही है, कैसे उसको अवेल किया जाए, ये सारी जानकारी रेडियो टेलीविज़न के ज़रिए गवर्नमेंट जो है उसको लोगों तक पहुंचाई। गवर्नमेंट यहाँ पर अनाउंस की मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप लोग न्यूज़ में अक्सर इसके बारे में सुनते रहते होंगे, यानी एक ऐसा प्राइस कि गवर्नमेंट जो है उस रेट से नीचे उन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगी, उसी को हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। इससे जो है किसानों को बेनिफिट होने लगा, जिसको औने पौने दाम में बेच देते थे लोग मार्केट में, अब वैसा नहीं होगा। रेमुनरेशन, प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये सब गवर्नमेंट फिक्स की ताकि फार्मर्स के स्पेकुलेशंस और मिडिल मैन से उनको छुटकारा मिल सके। जो बिचौलिए बीच में होते थे, जो स्पेकुलेटर्स होते थे कि ज़्यादा प्रोडक्शन होने पर रेट गिर जाएगा किसी चीज़ का, ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट आइए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर का हमारी इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट पर क्या कंट्रीब्यूशन है? तो 2010-11 में नियरली 52% टोटल वर्क फोर्स की हमारी फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयड थी। हम लोग जीडीपी की जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का धीरे धीरे गिरावट में है, और ये टोटल जीडीपी का 3 से 4% के बीच में ही आता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उस प्रोपोर्शन में बहुत कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में मिल पाता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे लोगों ने मिल करके कलेक्टिव इनिशिएटिव लिया, और गवर्नमेंट इनके ज़रिए कोशिश कर रही है कि इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, जिससे कि नेशनल इकोनॉमी में भी उसका नतीजा देखने को मिले और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। और इसका लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, भूदान या फिर ग्रामदान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हायर नियुक्त किया था। वो भी सत्याग्रह में ज़्यादातर जगह पर पार्टिसिपेट किए एज ए सत्याग्रही। गांधी जी का जो मेन कंसेप्ट था ग्राम स्वराज का, उसको भी वो बहुत अच्छे तरीके से मानते थे। और गांधी जी की मौत के बाद विनोबा भावे इन्होंने एक पद यात्रा शुरू की, जिसके ज़रिए मैसेज जो है गांधी जी की वो सारे कंट्री में फैलाने की थी। एक बार वो इस तरह का भाषण जो है पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में एक जगह है वहाँ पर दे रहे थे। तो कुछ गरीब लैंडलेस विलेजर्स उन्होंने डिमांड की कि बिना ज़मीन के किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आएगा, इसलिए उन्हें ज़मीन चाहिए। विनोबा भावे प्रॉमिस तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो गवर्नमेंट से इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, ताकि वहाँ पर इन जैसे लोगों को, लैंडलेस लोगों को ज़मीन देने का भी इंतज़ाम हो। अचानक से श्री रामचंद्र रेड्डी वो खड़े होते हैं और वो अपनी 80 एकड़ ज़मीन 80 लैंडलेस विलेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और इस तरह की एक्ट को ही भूदान के नाम से जाना जाने लगा। बाद में वो ट्रेवल करते रहे और इस आइडिया को इंडिया के कई इलाके में फैलाया। कुछ ज़मींदार जिनके पास बहुत सारे गांव थी, उन्होंने कुछ गांवों को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जब पूरा का पूरा गांव दान कर दिया तो उसी को हम लोग ग्राम दान के नाम से जानते हैं। इस तरह की एक्ट जो है लोग अपनी मर्जी से जरूरी नहीं कर रहे थे, उनको ये डर था लैंड सीलिंग एक्ट का। उनको मालूम था कि सरकार एक कानून लाने जा रही है जिसके ज़रिए जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है उनसे कुछ ज़मीन वापस ले ली जाएगी, छीन ली जाएगी। इसलिए वो इस तरीके से भूदान या फिर ग्रामदान कर रहे थे। और इस तरह की इनिशिएटिव को विनोबा भावे ने ब्लडलेस रिवॉल्यूशन का नाम दिया, क्योंकि बिना खून खराबे के एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन जो है वो आ रहा था। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा ये ख़त्म होता है। अब हम लोग लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसके आंसर को देखेंगे। आपको ये चैनल अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन को देख लें। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ टी। तो हम लोगों को मालूम है कि टी प्लांट के ग्रोथ के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की ज़रूरत पड़ती है। वैसी ज़मीन जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो, वेल ड्रेन्ड हो, यानी बारिश का पानी रुकता नहीं हो, ह्यूमस में रिच हो, ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पर ज़्यादा मिलते हो। पूरे साल इनको मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है।
फ्रीक्वेंट शावर्स जो हैं ये इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कलेक्टिवाइजेशन, कॉपरेशन और एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव थी। लैंड रिफॉर्म्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो लाए गए थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन, जो क्रॉप इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया था, सरकार जो है वो ग्रामीण बैंक और इस तरह की दूसरी बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह को बनाई, जिससे कि गांव में लोगों को आसानी से लोन मिल सके कम इंटरेस्ट रेट पर। किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया गया। सेवरल वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स रेडियो टेलीविज़न में प्रसारित किए गए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस और सब्सिडी जो है एग्रीकल्चर इनपुट्स और रिसोर्सेज के ऊपर वो किसानों को दी गई। तो ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जिसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा मिला, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो चैनल को देखने के लिए आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच।